Namaskar, hello, welcome back to all of you. So, in the series of previous year questions of Indian geography, today we are going to discussing about the valleys. भारतीय भूगोल के PYQ की श्रृंखला में आज हम घाटियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम पर्वत श्रेणियां, माउंटेन पीक्स, इस सबको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ वैली, पास, ग्लेशियर्स, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले वैलीज, आप सबको पता है घाटियां क्या होती हैं। सामान्यतः नदियों द्वारा पहाड़ों में जब वी आकार के शेप में जो बाद में बढ़ते हुए यू तक पहुंच जाता है, तो ऐसे मैदानों का निर्माण होता है जो दो तरफ से पर्वतों से ढकी हो या घिरी हो। उसको हम क्या कहते हैं? वैली, घाटी कहते हैं। कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ऐसे दर्जनों घाटियां हैं। ठीक है, कुल्लू घाटी, ऐसा। ठीक है, तो चूंकि हिमालय जो माउंटेन है वो कंटिन्यूअसली क्या है, हिमालय समानांतर पर्वत श्रेणियों से बना है और इसलिए वहां पर घाटियां बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बनती हैं। हिमालय यहां पर एक ये महान हिमालय है, फिर उसके बाद क्या है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, अलग अलग पीर पंजाल, धौलाधर, और फिर यहां पर शिवालिक है। तो कंटिन्यूअसली लगातार है, तो बीच में मैदान है, दाएं बाएं पहाड़ी है, तो यहां पर बहुत सारी घाटियों का निर्माण हुआ है। मेनी वैलीज फॉर्म्ड इन दीज रीजन्स। ऊपर पहाड़, इधर पहाड़, बीच में यहां पर हमें क्या मिलेंगी, यहां पर घाटी है। ये घाटी है सारी, दो पहाड़ों के बीच में यहां पर क्या है, घाटी है। ठीक है, चलिए, जैसे कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, है ना, भागीरथी गंगोत्री के निकट, मंदाकिनी केदारनाथ के पास। जो केदारनाथ गए उन्होंने क्या देखा है, एक बड़ा सा पहाड़ इधर खड़ा है, एक बड़ा सा पहाड़, बीच में बढ़िया सपाट मैदान है जिसमें मंदिर बना हुआ है, वो क्या है, घाटी है। ठीक है, तो मंदाकिनी घाटी आदि अनेक घाटियां यहां पर हैं। ठीक है, और इन्हीं घाटियों पर बहुत बड़ी मात्रा में हिल स्टेशन डेवलप किए गए हैं। कुल्लू, मनाली, मसूरी, देहरादून, ऐसे जाते हैं ना लोग घूमने के लिए, तो ये सारा हो गया। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुल्लू घाटी की बात कर रहे हैं, तो कुल्लू घाटी कहां पर है, तो ऊपर यहां पर पीर पंजाल है, नीचे क्या है, धौलाधर, बीच में यहां पर कुल्लू घाटी हमको पाई जाती है। कुल्लू मनाली सुना होगा आप सबने। ठीक है, ऐसे ही तो ऐसे बहुत सारी घाटियां हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे उत्तराखंड में नेलोंग घाटी है जहां पर नेशनल पार्क भी है गंगोत्री का। ऐसे बहुत सारी, मरखा घाटी है, ये मरता लिखा है जिससे मरखा। ठीक है, तो ये लद्दाख के अंदर पड़ती है। तो अभी हम इन घाटियों की ही बातचीत करने वाले हैं। जुको वैली जो नागालैंड, ये बहुत फेमस वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है। ये आपके सामने कुछ और एग्जांपल यहाँ, अब चूंकि मैंने बताया हुआ है, हम पीवाईक्यू से पहले क्या करते हैं, एक ग्लिम्सेस देते हैं ताकि पीवाईक्यू करते हुए आप भी थोड़ा सा आइडिया वहां पर लगा पाए, इसलिए। ठीक है, तो सांगला वैली हिमाचल में, जो किन्नौर, इसी तरीके से यहाँ पर है गंगटोक, है ना, बहुत खूबसूरत शहर है गंगटोक, हम सबने देखा होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। केरल में बहुत शानदार है साइलेंट वैली, शांत घाटी। ओहो, क्या शानदार वैली है ये, नीलगिरी में। जैसे नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड में फूलों की घाटी, वैसे यहाँ पर ये शांत घाटी या साइलेंट वैली है, बहुत अद्भुत पहाड़ी है, घाटी है। चलिए, तो कुछ घाटियों की चर्चा करेंगे। मैंने इसमें प्रश्न बहुत सीमित रखे हैं क्योंकि बहुत कम प्रश्न हैं इससे, कम इन द सेंस नेचर एक जैसा है, प्रश्न तो खूब आए हुए हैं, तो मैंने कुछ ही प्रश्न जो रखे यहाँ पर। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि भाई कुल्लू किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। अभी हमने ऊपर बताया था किसके बीच में, ये प्रश्न लिखिए, कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किसके बीच में है, धौलाधर और पीर पंजाल। एक तरफ उससे कौन सी पहाड़ी है, उत्तर में पीर पंजाल है, एक तरफ कौन सी है, धौलाधर है, धौलाधर। बीच में जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुल्लू घाटी। ठीक है, रोहतांग टनल याद आ रहा होगा, पार करते हैं ऐसे। ठीक है, फिर नेलोंग घाटी, अभी मैंने बताया नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है और बहुत क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा किया, उत्तराखंड में नेशनल पार्क बना हुआ है बकायदा, गंगोत्री नेशनल पार्क, वहीं पर नेलोंग घाटी है उत्तराखंड में। अभी देखिए, प्री 2016 का ही सवाल है, बहुत पुराना प्रश्न है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअसली सवाल इन विषयों पर बन रहे हैं। अब इसमें हम एक साथ बहुत सारी घाटियों के जिक्र कर लेंगे, इसलिए सवाल मैंने बड़ी मात्रा में यहाँ पर डाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना, एक तरफ 4 प्रमुख घाटियां हैं, अभी ऊपर हमने सारी बताई हैं ये घाटियां, युथोंग, सांगला, जुकू, मरखा। ठीक है,
एक तरफ स्टेट्स हैं, किससे कौन सी बिलोंग करती है ये आपको बताना है। ठीक है, दो सूचियों का मिलान कर रहे हैं, मिलान के बाद यहाँ नीचे कोड दिया हुआ है, आंसर चूज करना है। ठीक है, तो ऊपर मैंने बताया अभी, उसके बेस पर लगाइए अंदाजा कहां पर कौन सी घाटी है। सांगला का तो अभी बताया, जस्ट अभी जी, क्या है उत्तर? बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जैसा अभी बताया, कोई भी एक अगर आप पकड़ लेंगे, मरखा घाटी कहाँ है तो लद्दाख में है। ठीक है, अब तब वो जे.एंड.के स्टेट हुआ करता था जब ये सवाल आया था। ठीक है, तो आपने एक को पकड़ा, मरखा लद्दाख में है, बाकी को आराम से पकड़ सकते हैं। या जुखू को आपको पता लग गया कि भाई जुखू नागालैंड में है, आप बाकी पकड़ सकते हैं। मरखा आपने क्या कहा, क्या कहां पर है, जे.एंड.के, अभी लद्दाख यहां पर आंसर आएगा। अब इसके बेस पर आप आंसर, जुकू कहां पर है, नागालैंड, इन दो से आंसर निकल आएगा आपका। ए का क्या होना चाहिए, 3, कहां पर है ए का 3, ये रहा ए का 3, और बी भी दे रखा है, दो ऑप्शन है। अगला हम पकड़ेंगे भाई जुकू कहां पर है, नागालैंड, तो बी का 4 कहां पर है ये देखा जाए, बी का 4 यहां है, बी का 4 यहां है, आंसर हमारा क्या हो गया, डी आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना, सी का हो गया हिमाचल सांगला, और यूथोंग कहां हो गई, सिक्किम में, मिल गया हमको आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हमको ऐसे प्रश्नों में एक दो विकल्प भी ठीक से अच्छे से पक्के से आते हैं, हमारा काम हो जाता है। गंगटोक यूथांग घाटी अभी बताया था, उससे कुछ दूरी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तो उसने क्या बोला है, कुछ स्टेटमेंट दी है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इनमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, ये नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई जो पहाड़ियां हैं उस रेंज में नेशनल फॉरेस्ट है, उसमें स्थित है, एक प्रश्न है। दूसरा जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है किसमें है, ये नल्ला मल्ला रेंज में, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के इसी के पास क्या है, तो यहां पर एक जल विद्युत परियोजना, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का योजना बनाने का प्रस्ताव है। और तीसरा बता रखा है कि जो शांत घाटी है इसके जंगलों से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, कुंती नदी। अब ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपको उत्तर देना है। ठीक है भाई, शांत घाटी बताओ, अभी मैंने ऊपर बताया था, क्या होगा इसका उत्तर, क्या लगता है आपको, बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, तो इसमें बहुत घबराना नहीं है, केवल आपको कोई भी एक फैक्ट पकड़ना है। अगर आप एक फैक्ट भी पकड़ लेते हैं बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब नल्ला मल्ला पहाड़ियां, देखिए कॉमन सी बात है, शांत घाटी कहां पर है, यहां पर है, नल्ला मल्ला पहाड़ियां यहां पर है, तो शांत घाटी नल्ला मल्ला पहाड़ियों में तो नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, बाकी दो पर हमको सोचना है, तो बाकी दोनों ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट पर था, और यहाँ पे कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, किसका उद्गम है, कुंती नदी का, तो 2 और 3 स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो इसके आधार पर केवल थोड़ा सा हमने मस्तिष्क का उपयोग किया कि भाई नल्ला मल्ला पहाड़ियां तो किसी और तरफ है और एक घाटी तो किसी और तरफ है, ये पूरब में है वो पश्चिम में है। ठीक है ना, ये देखिए शांत घाटी कहाँ है, केरल के पलक्कड़ में, वहीं पर एक दर्रा है पाल घाट। ठीक है, तो अब यहां पर होगी शांत घाटी और थोड़ा सा दक्षिण में है बल्कि। ठीक है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया, क्यों, नल्ला मल्ला पहाड़ियां तो यहां पर है। ठीक है, उसी से काम हमारा हो जाएगा। बाकी एक प्रश्न करंट अफेयर्स का था, तो जो प्रोजेक्ट वाला प्रश्न है। ठीक है, और कुंती नदी तो इसकी चर्चा हमने कर ही ली है कि जो वहां पे बड़ी नदी है भरतपुझा, उसकी एक सहायक नदी है कुंती नदी, जो इसी साइलेंट वैली शांत घाटी से ओरिजिनेट होती है, उससे निकलती है। बहुत बढ़िया, अब कुछ बात करते हैं पासेज की। भारत में कुछ प्रमुख पासेज है, हिमालय में कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगातार भारत में पैसेज फैले हुए हैं, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल। ऐसे ही दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के अंदर भी कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हम सबको पता है कि भाई पहाड़ के लंबे रास्तों को सहज रूप से पार करने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं, दर्रे उपयोग किए जाते हैं। यानी दर्रे पहाड़ों के अंदर प्राकृतिक रूप से बनाए गए रास्ते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ हम दर्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कई दर्रे तो ऐसे हैं जहां से सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। चलिए,
तो एक कराकोरम दर्रा, ये दर्श लिखा है, दर्रा है, कराकोरम दर्रा लद्दाख में है ये, ठीक है। भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। कितनी ऊंचाई पर है? 5,500 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इमेजिन करके देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। यहीं पर यांगजी दीवान जो सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, यानी काराकोरम उससे नीचे है। फिर ऐसे ही बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को गिलगित से, या हम कह सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, जिन बंधुओं को ध्यान में होगा, ये हमारा यहाँ श्रीनगर है, इधर गिलगित है, इधर लेह है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको मैप में देखनी है चीजों को। ये हमारा कश्मीर हो गया, यहां पर है श्रीनगर, इस तरफ को गिलगित पड़ेगा, इस तरफ को पड़ेगा लेह लद्दाख, ठीक है। ऐसे याद करना है चीजों को। इधर पड़ेगा जम्मू, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, यहां पर दर्रा होगा। जोजिला ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी, ये दो जगहें हैं अलग अलग। यहीं पर बनिहाल दर्रा है, तो हम श्रीनगर से जम्मू आएंगे तो इस दर्रे से जाएंगे बनिहाल से। इसी में बहुत प्रसिद्ध जवाहर टनल, जवाहर सुरंग है। तो ऐसे अलग अलग दर्रे हैं। हिमाचल का शिव किला है, जहां से सतलज भारत में प्रवेश करती है। बड़ा लाचला दर्रा है, थांगला दर्रा है उत्तराखंड में, कुमाऊं रेंज के अंदर, है ना। ऐसे ही माना दर्रा या माना ला सुना होगा, ला बेसिकली दर्रे को ही कहते हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ये दर्रे हैं। उत्तराखंड में लिपुलेख एक और पड़ता है जो चाइना से जोड़ता है हमको, ठीक है। नाथुला भी यही पड़ता है। इसी प्रकार हम सिक्किम की तरफ बढ़ेंगे या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ बहुत सारे हमको दर्रे मिलेंगे। तो इन दर्रों के ऊपर ये प्रश्न है, ठीक है। ये जिन विद्यार्थियों ने हमारा किया हुआ है क्लास, उनको बहुत अच्छे से ध्यान में है, सब चीजें बहुत अच्छे से रिमाइंड है, ठीक है। यहाँ पे इस लास्ट पैराग्राफ में हमने कुछ दर्रे, जो वेस्टर्न घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, यहां पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियां फैली हुई हैं, ये ऐसे। तो इसके अंदर भी कुछ दर्रे हैं। ये दर्रे इधर मुंबई से पुणे, नागपुर, केरला से तमिलनाडु, ऐसे अलग अलग दर्रे यहाँ पर हैं। कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। जैसे पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट आदि दर्रे हैं जो भी हमारे सवालों के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ हमने आपको प्रोवाइड किया है दर्रों का, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या किया मैंने, एक साथ हमने सारे दर्रे दे दिए ताकि आपको मोटा मोटा ध्यान में रहे कि किस राज्य में कौन सा दर्रा है, ठीक है। जैसे पीर पंजाल, बनिहार, ये J&K में है, यूटी जम्मू कश्मीर, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं। उपराप, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, छांगला, ये है लद्दाख। पहले ये दोनों एक ही राज्य का भाग थे। अभी जो आग लगाई गई है कल वहां प्लान करके सोनम वांगचुक के द्वारा, आप सबको ध्यान में होगा, है ना। तो उन्होंने कोशिश की नेपाल जैसा कुछ करने की भारत के अंदर भी, ठीक है। तो अब वहां पर वही है कि भाई इसको स्टेट बनाया जाए, तो वो पूरा इलाका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार फिर हिमाचल के प्रमुख दर्रे यहाँ पर लिखे हैं। अब 2-3 बड़े हैं, रोहतांग, शिव किला, बड़ा लाचला, यांगजी दीवान, सबसे ऊंचा दर्रा मैंने बताया भारत का भी, भाभा, परांगला, मणिरंग। ये उत्तराखंड में कुछ प्रमुख दर्रे हैं, नीतीला, मानाला, लिपुलेख, मुलिंगला, सिरला, सेरला बोलते हैं वैसे, ऐसे ये कुछ अलग दर्रे हैं। सिक्किम में 2 मैंने बताया पहले ही, नाथुला, जेलेपला। अरुणाचल में सेला, ला मीन्स दर्रा, बॉमडिला, यांगयाप, दिफू, ठीक है। मणिपुर का तुजू बहुत फेमस है। फिर हम दक्षिण में आ जाएंगे तो यहाँ 2 दर्रे हैं, महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट, जो मुंबई से जोड़ते हैं अलग अलग क्षेत्रों को, और केरला में पालघाट दर्रा है, पलक्कड़ का भी इलाका उधर ही पड़ता है। चलिए, अब प्रश्न आ गया आपके सामने भाई, अरे उत्तर भी दिया हुआ है, नहीं ये लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है, जो मैंने बताया है उसके आधार पर कौन सा ठीक नहीं है। अभी ऊपर जस्ट लिस्ट गई है, अभी उसके आधार पे क्या लगता है कौन सा ठीक नहीं है ना। वेरी गुड। तो हाँ, जो सेला है, सेला उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। सेला कहां पर है? सेरा अरुणाचल प्रदेश में है। तो उसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी। सवाल क्या है? सुमेलित नहीं है, यानी ये बाकी 3 ठीक सुमेलित हैं। चांगला यहीं पर है, ये यहीं पर है, ये यहीं पर है, ये यहां नहीं है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा डी। इज इट क्लियर? चलिए,
अगला प्रश्न पालघाट। अब सीधा वेस्टर्न घाट पे गए हम, पश्चिमी घाट के ऊपर। ठीक है, तो पालघाट हमको पता है कि भाई दो चोटियां हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई, उसके मध्य में स्थित है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्या है, ये नीलगिरी है एक घाट के रूप में। ठीक है, इसके नीचे यहां पर क्या है, अन्नामलाई पहाड़ी है। तो यहां बीच में एक दर्रा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पालघाट दर्रा। आप इधर केरला से तमिलनाडु के अंदर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा सुमेल नहीं है। जैसा पहले उत्तर आया था तो यहां पर आंसर दिया हुआ है भोरघाट। अब दक्षिण में क्योंकि पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में सब दर्रों को, पश्चिमी घाट में सब दर्रों के नाम में लिखा है घाट है। पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, और ऊपर क्या है, ला। ठीक है, ऐसे ही आसान है पकड़ना फिर तो इसको। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये मुंबई पुणे हाईवे है और रेल मार्ग है, वो किससे गुजरता है, वो इसी दर्रे से गुजरता है। ठीक है, बोरघाट से। कैसे, ये देखिए यहां पर ये मुंबई है, ठीक है, और ये इधर पुणे है, यहां बीच में पहाड़ है पूरा, इसमें पहाड़ में क्या है, ये दर्रा है। तो यहां से यहां रेल, यहां से यहां रेल और सड़क इसी दर्रे से गुजरती है। पूरा पहाड़ के बीच में बहुत शानदार बढ़िया प्राकृतिक रूप से मार्ग बना हुआ है। ठीक है, चलिए पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा नहीं है, अब सबको नाम से पता चलेगा, खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर कहां, पाकिस्तान में है खैबर दर्रा, खैबर पास सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, खैबर दर्रा उन दर्रों में से एक है जिससे भारत पर आक्रमणकारी बड़ी मात्रा में मेनलैंड इंडिया में आते थे, उत्तर भारत में जो आते थे, खैबर दर्रा उन दर्रों में से एक हुआ करता है। ठीक है, इसीलिए अभी भी दिल्ली में कभी जो विद्यार्थी आते हैं तो दिल्ली में यहाँ मुखर्जी नगर के 2 ही किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर पे एक जगह है, उसका नाम ही है खैबर पास। अब दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी मुखर्जी नगर के पास खैबर पास नाम की जगह क्यों है, क्यों, वो रास्ता किधर, खैबर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जाता था, तो उसका नाम ही खैबर पास पड़ गया। यहां से आप गुजरेंगे उधर पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसे। चलिए फिर से उत्तर पूछा उसने, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा दर्रा किस राज्य में नहीं है। अब आसान प्रश्न है ये, ठीक है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो शिपकिला हिमाचल में है, यस हमको पता है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, गलत हो गया आंसर। ठीक है, नाथुला सिक्किम में ठीक, जोजिला कश्मीर में ठीक। आंसर हमारा क्या हो गया भाई, तो आंसर हमारा हो गया लिपुलेख। नहीं, इसमें ये है, दो चीजें हैं। तब उत्तराखंड कहां था, उत्तर प्रदेश में था, तो तब ये आंसर सही हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर आंसर हमारा, अब देखिए बी है। अब ये समझदारी वाली बात है। ठीक है, कभी जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, या दिया भी हुआ है। चलिए इसमें एक फैक्ट और भी है जो इंपॉर्टेंट है कि जोजिला, अब जोजिला लिखा है कश्मीर में, तो तब ठीक था, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो अब 2 भागों में बटा हुआ है, 2 यूटीज में हो गया है। दक्षिण का हिस्सा कहलाता है जम्मू कश्मीर, उत्तर का हिस्सा यूटी, लद्दाख यूटी कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब यहां पर क्या आएगा, लद्दाख आएगा। जो नए प्रश्न बनेंगे उसमें लद्दाख मिलेगा हमको। ठीक है, अगला प्रश्न, ओह ये आंसर आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसमें भी अगेन क्या पूछा हुआ है, कौन सुमेलित नहीं है ना, गलत। अब पकड़ लेंगे, आप आसानी से पकड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, नाथुला गलत है, मेघालय में कोई दर्रा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, बाकी सब उत्तर ठीक है। हाँ, नाथुला सिक्किम में है, अभी चर्चा की थी हमने, गंगटोक के पास में। चलिए लेह जाने का रास्ता कौन सा है, तो अभी हमने कहा था कि हमको लेह कहां से जाना है, श्रीनगर से। ये जो श्रीनगर है यहां से 2 रास्ता, एक लेह को जाता है, एक गिलगित बाल्टिस्तान को जाता है। ठीक है, तो जो जिला है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है, ये दर्रा रहा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, कोई बात नहीं आंसर से हैं तब भी आप ध्यान से, 2006, अब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जीएस को करंट अफेयर्स से जोड़ के खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो करंट का प्रश्न है, 2006 के मध्य में निम्न हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया। अब सिंपल सी बात है कि कौन सा दर्रा है जो भारत और चीन के बीच में है, उनको आपस में जोड़ता है, वहां तक पहुंचता है। तो ये आंसर है, कौन सा है, नाथुला, है ना।
ये सीधा कहाँ जाता है, ये चीन से। शिपकिला भी वैसे तो उत्तराखंड और चीन के, हिमाचल और चाइना के बीच में है, लेकिन शिपकिला व्यापार मार्ग नहीं है। तो अगर वो मान लो यहाँ पर व्यापार वाली बात नहीं लिखता तो फिर हम कहते कि भाई नाथुला भी इंडिया, इधर इंडिया है इधर चाइना है, और शिपकिला भी ये इंडिया, इधर नाथुला ये ऊपर शिपकिला, दोनों ही आंसर ठीक हो जाते। तो उसने क्या लिख दिया, व्यापार बढ़ाने के लिए। शिपकिला में हम क्या नाम है सामान्य रूप से वैसे नहीं जा सकते, वहां से ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत टफ जोग्राफिकल टेरेन है, मुश्किल है वहां पर, भूगोल वहां का कठिन है। चलिए बहुत अच्छा हो गया। तो ये हमने बात अभी दो चीजों की, अब हम तीसरी बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे हिम रेखा की। हिम रेखा यानी वो लाइन पर्टिकुलर जिसके बाद बर्फ मिलना शुरू होती है हमको, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हिम रेखा, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, हिम की निचली, हिम मतलब क्या है भाई, हिम मतलब आइस। आप लोगों ने देखा होगा एक फिल्म है, उस फिल्म में क्या होता है, उस फिल्म में एक बच्चा होता है और यमराज आते हैं उसके पास, तो उसको आइसक्रीम खिलाता है, कहता है ये क्या है, वो बताता है तो कहता नहीं इसका नाम है हिम क्रीम, क्योंकि ठंडी है, आइस बर्फ। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है। तो हिम रेखा क्या होती है, जहां से बर्फ हमको मिलनी शुरू हो जाए उसको हिम रेखा कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसके कारण किसी भी पहाड़ पर हिम रेखा अलग अलग ऊंचाई पर हो सकती है। जैसे हम मान लीजिए उत्तर की तरफ जाएंगे, हमको यहां पर मिलेगा हिमालय। अब हिमालय में सब जगह एक सेम ऊंचाई पर हिमरेखा नहीं मिलेगी, है ना। क्यों नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। देखिए भाई, ये हमारा भारतवर्ष है, यहां बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, है ना। अब हमको पता है कि 0 डिग्री के जो स्थान ज्यादा निकट है वहां पर तापमान अधिक होता है। अब यहां पर क्या है, ये जो हमारा हिमालय है ये ऐसे फैला हुआ है पश्चिम से पूरब, पूरब का जो इलाका है ये हिम रेखा, ये ज्यादा पास है किसके, 0 डिग्री के या 23.5 के। उत्तर वाला क्षेत्र दूर है, या पश्चिम में जो हिमालय है वो दूर है। एक बात तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अक्षांश, कि कोई स्थान 0 डिग्री अक्षांश से कितना पास है वहां पर तापमान ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पर हिमरेखा ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगी, हमको अधिक हाइट पर मिलेगी, ठीक है। जैसे आपने देखा है कर्क रेखा के अंदर भारत के जितने हिल स्टेशन है वहां कहीं भी बर्फ नहीं मिलती है हमको, चाहे पंचमढ़ी हो, चाहे कोडई कनाल हो, चाहे ऊटी या ऊटक मंडल हो, क्यों नहीं मिलती है, अक्षांश के बहुत पास है, उनकी हाइट भी कम है, ये भी एक कारण है, ठीक है ना। 2500-3000 मीटर की तो हाइट है, फिर अक्षांश के बहुत पास है, टेम्परेचर ठंडा होता है वहां पर भी, खूब ठंडक है, अच्छी बारिश है, बर्फ नहीं है, ठीक है। तो एक तो अक्षांश, दूसरा क्या हो गया, उच्चावच, मैदान है कि पठार है कि पहाड़ है। वर्षण की मात्रा, वहां प्रेसिपिटेशन बारिश कितनी होती है, उसका स्लोप कैसा है, ढाल कैसी है, क्योंकि हवा ऊपर चढ़ती है हवा नीचे उतरती है, ठीक है। इस सब के बेस पर हिमालय में भी अलग अलग जगह जो हिम रेखा है, जो आइस लाइन है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो सामान्यतः 5000 मीटर से हिमालय में क्या बर्फ मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये हिमालय है तो यहाँ उत्तर में 5500 लिखा हुआ है और दक्षिण में 4500 के आसपास हमको बर्फ मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, ऑब्वियसली बात है कि जहां पर हमको हिमरेखा मिलनी शुरू हुई है उसके ऊपर जो भी इलाका होगा वहां पर क्या होगी, बर्फ बर्फ होगी, और इसीलिए जो हमारा उत्तरी हिमालय है वो मैक्सिमम टाइम बर्फ से ढका रहता है, कवर्ड विद द आइस और वी कैन से ग्लेशियर्स। क्यों, क्योंकि वो हिमरेखा से ऊपर है, तो वहां पर अगर बारिश होगी तो बारिश पानी की बूंदों के रूप में नहीं गिरेगी, किसके रूप में गिरेगी, बर्फ के रूप में गिरेगी। प्रेसिपिटेशन होगा वहां पर, रेन नहीं होगा, वर्षण होगा वहां, वर्षा नहीं होगी। वर्षण मतलब जो प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन मतलब जो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, तो भाई कंडेंसेशन, वाष्पीकरण, एवेपराइजेशन, ठीक है। फिर जो भाप है
जो वाटर वेपर है उसका क्या होता है, कंडेंसेशन, संघनन, वो कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। वहां पर क्या होगा, इस जगह पर वो सीधा कन्वर्ट होगा किसमें, आइस के उसमें, और वो आइस नीचे गिरती है। ठीक है, चलिए, तो यहां दिखा दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर, महान हिमालय में 4500 पाई जाती है, पश्चिम हिमालय में 5800 मीटर है, पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर है। यानी कि ये अगर हिमालय है, ये पूर्वी हिमालय है, यहाँ पर कम हाइट पर भी बर्फ गिरती है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हाइट पर बर्फ गिरती है। ग्रेट हिमालय में बर्फ ही बर्फ है, काराकोरम में बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि वो ग्रेट हिमालय की भी ऊपर है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि इस प्रकार 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, ग्लेशियर से कवर्ड है। बहुत बड़ा इलाका हो गया। तो यहाँ पर ये जो ग्लेशियर्स हैं, अभी हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे दर्जनों ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, सियाचिन, हिस्पार, ब्याफो, बाल्टोरो, ससाइनी, चौराबाड़ी। ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग ग्लेशियर्स हैं, तो अभी हम उनकी बात करने वाले हैं। अब एक इन द रेफरेंस, स्पेशली इन द रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके संदर्भ में, तो एक सवाल पे बहुत कंट्रोवर्सी रही कि भाई बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन या ससाइनी। सवाल पूछा गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बोला सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन, क्योंकि एक बुक के अंदर यहाँ लिखा हुआ था। बाद में इस पर बच्चों ने केस डाल दिया। क्यों, अलग अलग पुस्तकों में इसके लिए और उत्तर लिखे थे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया बड़ा ग्लेशियर कौन सा है जी, ससाइनी वो ग्लेशियर बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, अब सही क्या है अगर इसकी बात की जाए कि व्हाट इज द ट्रुथ, सो द ट्रुथ इज अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज, जो अलग अलग सोर्सेज है, जैसे कुछ किताबों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से और कुछ संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे भारत सरकार की है जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दुनिया की संस्था है वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से जो सियाचिन है वो बड़ा ग्लेशियर है, ससाइनी है वो छोटा ग्लेशियर है। ठीक है, ऐसा लिख, और जो वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी है इसने भी यही बात कही। अब आपके मन में आएगा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ससाइनी को क्यों उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो बड़ा ग्लेशियर है, क्यों, किसी बुक में कहीं मेंशन होगा। अब गलती बच्चों की तो नहीं है, बच्चे अलग अलग बुक्स पढ़ते ही हैं, हो सकता है किसी में कोई सोर्स हो। ठीक है ना, तो इसलिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स के नाम मैंने दे दिए हैं, एक बार इसको पढ़ के फिर प्रश्नों पर आएंगे। ठीक है, तो जैसे भारत में सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें, अच्छा मैक्सिमम ग्लेशियर आप देख रहे हैं शुरुआत में कहां पर मिल रहे हैं हमको, काराकोरम में। कहां पर है, काराकोरम में। क्यों, काराकोरम ट्रांस हिमालय में है, 5500 मीटर पर बर्फबारी यानी कि हिमरेखा मिलनी शुरू हो रही है अधिकतम, और ये उसके भी ऊपर है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ कवर्ड है। तो यहाँ अलग अलग किलोमीटर या माइल्स वाले ग्लेशियर हैं। काराकोरम 76 किलोमीटर की लंबाई वाला ग्लेशियर है। अब बोलोगे लंबाई में क्यों है सर ग्लेशियर ये, तो हिमालय इस प्रकार अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में फैला है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसके बीच में यहाँ पर ग्लेशियर्स का जमाव है। हिमनद, हिमनद कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं, हिमनद, या हिमानी वर्ड भी सुना होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली है तो रिवर ही, वो भी बर्फ की रिवर से। ठीक है, तो इसलिए लंबाई में इनको मापना, मेजर करना आसान है। ठीक है, तो सियाचिन, ब्याफो, हिस्पर, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, खोर्दोजिन, ये सारे कौन से हैं जो काराकोरम में हैं। फिर और कुछ प्रसिद्ध है जिसकी चर्चा हम सुनते हैं कभी कभी, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। कश्मीर में रिमो, पुनमा, गंगोत्री बहुत प्रसिद्ध ग्लेशियर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, सिक्किम में जेमू हो गया, काराकोरम में ही ससाइनी है जो बहुत छोटा है, फिर कश्मीर में रूपल, दियामी, ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। और इन ग्लेशियर्स को बचाए रखना हमारी चुनौती है। आपने सुना होगा कि प्रश्न आता है कि जो हिमरेखा है वो नीचे खिसक रही है ना, हिमरेखा क्या हो रही है, नीचे खिसक रही है। नीचे खिसक रही है का मतलब क्या हुआ भाई, तो उसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, हिमरेखा ऊपर जा रही है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है लगातार, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया का औसत तापमान बढ़ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि पहले जो बर्फ हमको 4000 मीटर 5000 मीटर पर मिलती थी, अब वो अधिक ऊंचाई पर मिलने लग गई है, यानी नीचे भी गर्मी का प्रभाव बर्फबारी पर और ग्लेशियर्स की सेहत पर पड़ रहा है।
इसलिए ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, अभी सुना होगा आपने। वो सारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। ठीक है, चलिए। तो हिमालय में हिमरेखा किस हाइट पर मिलती है? तो अभी हमने कहा था कि औसत जो है वो इसके बीच में है। ठीक है, ये औसत है। अब जब हम हिमालय में होंगे इस जगह पर, तो यहाँ 4400 मीटर पर मिल जाएगी ईस्ट वाले इलाके में, वेस्ट वाले इलाके में 5500 मीटर पर मिलेगी हमको। ठीक हो गया, तो ये हो गया। यहाँ देखिए उत्तरी भाग पर 5500 से 6000, यहाँ पर 4400 4500। अगला प्रश्न कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? वैसे इसमें उत्तर सब जगह दिए हुए हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम में ही एक नुब्रा वैली है, नुब्रा नदी का भी नाम है, नदी के नाम पर घाटियां होती हैं, नुब्रा घाटी है। उसी नुब्रा घाटी के उत्तर में क्या है? यहाँ पर हमको सियाचिन है, यानी ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, इसके नीचे लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर एक नदी बहती है, यहाँ पर एक नदी बहती है। ये नदी कौन सी है? नुब्रा। और यहीं पर एक ये ग्लेशियर है, ऐसा पूरा ये जो मैंने पार्ट भर दिया है, ये भरा हुआ हिस्सा है, ये क्या है? ये ग्लेशियर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ये क्या है? सियाचिन। ये कौन सी नदी है? नुब्रा। नुब्रा के उत्तर में काराकोरम श्रृंखला पर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। ठीक है, चलिए, क्लियर हो रहा है ना? बहुत अच्छा। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है? हम सबको पता है सियाचिन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर 4 अलग अलग ग्लेशियर्स दिए हुए हैं, इन 4 ग्लेशियर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ। तो इसमें सबसे बड़ा गंगोत्री है, गंगोत्री, जहां से हमें गंगा जी निकलती है। ठीक है, बाकी तुलनात्मक तौर पर छोटे ग्लेशियर्स हैं। केदारनाथ के पास से मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी जी। जो केदारनाथ गए होंगे देखा होगा आपने, एकदम दाईं तरफ वहां पर केदारनाथ जो मंदिर है। तो अगर आप चलते हुए उसके बाईं तरफ जाएंगे, जहां पर शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी के स्थल के बगल में आपको मंदाकिनी नदी दिखाई देगी। ठीक है, फिर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसमें सियाचिन है। जहां भी सियाचिन होगा वो सबसे बड़ा ग्लेशियर। ससाइनी इज नॉट द बिगेस्ट। अभी देखिए यूपीपीएससी 17 का प्रश्न है ये। ठीक है, और दिया हुआ इसने फैक्ट कि जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से जो वॉल्यूम से 63 आया था, ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है दुनिया में वो कौन सा है? सियाचिन। दोनों पोल्स को छोड़ देंगे हम, नॉर्थ और साउथ पोल को। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, पामीर क्या है? तो पामीर एक नॉट है, एक गांठ का क्षेत्र है, जो हमारा जो काराकोरम है उसके उत्तर में पामीर है। ठीक है, और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेडचेनको, और इसके बाद ही यहाँ पर नीचे क्या है? सियाचिन। ध्यान रखिएगा, फेडचेनको हमारे इलाके में नहीं है। पामीर जो पूरा है, पामीर की गांठ, वो हमारे इलाके में नहीं है। वो ऊपर फिर सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देश पड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ पड़ जाता है चाइना। ठीक है, अगला प्रश्न चौराबाड़ी ग्लेशियर को, इसकी चर्चा आपने कम सुनी होगी। तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, या जहां पर मंदाकिनी जी का उद्गम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो हिमालय के हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनके पिघलने की गति। ठीक है, तो अब जो आज की सच्चाई है वो क्या है? इनके पिघलने की गति सबसे अधिक है। ठीक है, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग, हिमालय के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर। ठीक है, हम सबने बार बार सुना है हिमालय में क्या हो रहा है? हिमालय का टूरिज्म बढ़ रहा है, हिमालय में शहरीकरण बढ़ रहा है, हिमालय में डेवलपमेंट बढ़ रहा है। दर्जनों हिल स्टेशन हैं, धार्मिक स्थल हैं, माँ वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा है, केदारनाथ जी की यात्रा है। चारों धाम में से जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, और ऐसे तमाम, शिमला, मसूरी, कुल्लू, कश्मीर जैसे खूबसूरत शहर या घाटियां या वादियां हैं, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है? हिमालय पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, लगातार मानव का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण उनके ग्लेशियर्स पे दबाव बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो पिघल रहे हैं तेजी से। हम बात करेंगे
नॉर्थ पोल साउथ पोल की, वहां पे पिघलने की गति बहुत कम है। ठीक है, तो ये बी इसका सही उत्तर हो गया। और ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि अभी जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हमारी नदियां जो हैं उनका प्रमुख स्रोत क्या है, ये ग्लेशियर्स है। हमारी नदियां उत्तर भारत की वो मानसून के कारण 12 महीने पानी प्राप्त नहीं करती हैं, वरना फिर तो गंगा जी हमारी सूख जाए एकदम ही, है ना। उनको पानी कहाँ से मिल रहा है, गंगा जी हो गई, इंडस रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र है ना, यमुना जी हैं, और ऐसे तमाम नदियां हैं, सैकड़ों नदियां हैं। इनके पानी का स्रोत, ये नदियां 12 मासी हैं। दे आर फिल्ड विद द वाटर थ्रू आउट द ईयर। वाई? ड्यू टू द हिमालयन ग्लेशियर्स, हिमालय के ग्लेशियर के कारण। ठीक है, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, फिर उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित कौन सा ग्लेशियर है? मिलाम ग्लेशियर है जो कुमाऊं रीजन में है। उत्तराखंड को हम दो भागों में बांटते हैं, गढ़वाल इलाका और कुमाऊं का इलाका। तो जो गढ़वाल है वो अलग क्षेत्र है, वहां पर दर्रे ज्यादा मिलेंगे। कुमाऊं में ये ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है, फिर से हमको मिलाना है। यहाँ पर 4 ग्लेशियर दिए हैं और उनसे जुड़ी हुई नदियों के नाम दिए हैं। बंदरपूछ ग्लेशियर है, बाराशिगरी, मिलाम, सियाचिन, जेमू। अब कुछ के नाम तो याद आ रहे होंगे, अभी हमने नुब्रा की बात की है। ठीक है, अब मंदाकिनी जी की बात की है अभी हम लोगों ने, है ना। तो मिलाते हैं इसको कौन से सही हैं, ठीक है, इसका है। तो मैंने पूरा ये आंसर लिख दिया है। क्यों? ये आईएएस प्रीलिम्स 19 का प्रश्न है, रिसेंट सवाल है। ठीक है, तो इसलिए मैचअप करना है। ठीक है, तो यमुना जी हैं, सबको पता है। यमुनोत्री कहाँ पर है? बांदरपूछ के पास है। बंदरपूछ या बांदेरपूछ, दोनों शब्द वहां पर चलते हैं। चनाब खूबसूरत नदी बाराशिगरी से निकलती है। और जो हमारी गौरी गंगा है, ठीक है, वो मिलाम से, अभी हमने बताया उत्तराखंड में है मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, कुमाऊं रीजन में। नुब्रा सियाचिन, मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको कि यहाँ नुब्रा नदी है, इसके ऊपर यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। नुब्रा, नीचे ये नुब्रा नदी है, ऊपर यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, बीच में ये क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। मैंने एक गोला बनाया है। ठीक है, और जेमू तिस्ता नदी हो गई। तो आपको ध्यान में होगा कि जो हमारा ये भारत है, यहाँ पर ये जो सिक्किम है, सिक्किम के ठीक बीच से तिस्ता नदी प्रवेश करती है। सिक्किम को लगभग आधा बांटते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी कहाँ से? जेमू के पास से निकलती है। ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है, बंदरपूछ, यमुना, बाराशिगरी, चनाब, मिलाम, गौरीगंगा, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, तिस्ता। चलिए, तो ये हमने कुछ प्रमुख प्रश्न डिस्कस किए हैं। और आज हमने अभी यहाँ पर जो कवर किया है वो क्या कवर किया है? हमने आज वैलीज कवर की है, घाटी कवर की है, हमने पासेज कवर किए हैं, और हमने ग्लेशियर्स कवर किए हैं। छोटा टॉपिक है, लेकिन बार बार in the various state PCS as well as in the UPSC prelims we found question belong related from these topics। इन टॉपिक्स जो तीनों मैंने बताई हैं, घाटी, दर्रे और ग्लेशियर्स, पासेज, वैलीज एंड ग्लेशियर्स, इनसे जुड़े हुए प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में बनते हैं। तो अभी बहुत शॉर्ट क्लास थी है, लेकिन बहुत कुछ इसमें मिल गया होगा आपको। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, आप पढ़ लेंगे, तो आपके 2 से 3 प्रश्न सही होने की संभावनाएं बहुत रहेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।